दामिनी बहू, मुझे सच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तू मुझे नया चश्मा बनवा देना बहू, वरना अंधेपन से यूं ही तड़प तड़प के मर जाऊंगी मैं तो। चुप, एकदम चुप। दिन भर बस बाक 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 बाक। मुंह चलाने में ताकत आती है बराबर, हाथ और पैर चलाने में नहीं है। चल उठ, उठ और जाकर सारा खाना बना। उठ चल। दामिनी अपनी बूढ़ी सास जानकी का हाथ खींचते हुए उसे रसोई में धक्का मारकर गिराती है। तू मेरी सास जरूर है रे बुढ़िया, लेकिन तेरी असली औकात यहीं पर है, मेरे पैरों में। चल फटाफट से खाना पका। अरविंद और भूषण जी आते ही होंगे दफ्तर से। खबरदार अगर उनके सामने कुछ भी भौंका तो, वरना तुझे घर से बाहर निकलवाने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। बहू, ऐसा मत कर बहू, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे ज़्यादा देर खड़े भी नहीं रहा जाएगा। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, बख्श दे मुझे बहू। तभी दामिनी बेलन पकड़ती है और उसे दिखाते हुए जानकी को डराती है। ये दिख रहा है ना, इससे मार भी बहुत तेज पड़ती है। जितना कहा है उतना कर, वरना आज की ये भूल बहुत महंगी पड़ेगी तुझे बुढ़िया। बेचारी बूढ़ी जानकी हिम्मत जुटाकर जैसे तैसे उठ जाती है और रसोई में काम करने लगती है। उसे चक्कर आने जैसा महसूस होता है, सर भारी हो जाता है, बदन तेज तप रहा होता है। फिर भी इस सब के बावजूद भी वो काम करती रहती है और क्रूर दामिनी आराम से टीवी देखती है। तू भी कभी सास बनेगी दामिनी बहू, ये जीवन का पहिया है, गोल गोल घूमता है, जो बोया है वही काटना पड़ता है। मेरा ऊपर वाला सब देख रहा है। अरे ओ करमजली बुढ़िया, ज्यादा बकर बकर मत कर, वरना तेरी खैर नहीं। दामिनी को सिर्फ इकलौता बेटा होता है जिसका नाम है अरविंद। अरविंद को अपने ऑफिस की ही एक लड़की मोहिनी से प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, जिसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। और अब दामिनी की बहू मोहिनी घर में आ जाती है। जब अरविंद और भूषण घर में नहीं होते तब, माँ जी, मैं घर की साफ सफाई कर देती हूँ और शाम के खाने की तैयारी भी कर देती हूँ, फिर हम दोनों बाकी का सामान लाने बाजार जाएंगी। दादी सास जी, आप आराम कीजिए, आपको चाय पानी कुछ लगे तो मुझे बता दीजिएगा। मोहिनी बहू, इस बुढ़िया की सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आज से अरविंद और भूषण जी के जाने के बाद इससे तुझे जितना काम करवाना है तो करा सकती है। आए बुढ़िया, चल, पलंग तोड़कर हो गया है, तब काम पर लग जा। पोता बहू मोहिनी, मुझे बचा ले इस औरत से। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं काम नहीं कर पाऊंगी, पर ये तो मुझसे फिर भी काम कराती रहती है। मुझे बचा ले मोहिनी। बिल्कुल चुप बुढ़िया, बेवकूफ़ कहीं की। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगी। मोहिनी बहू, जा जाकर लकड़ी ले आ। इसकी सुताए किए बिना इसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। जानकी बहुत घबरा जाती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो मोहिनी की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखती है। मोहिनी, मोहिनी, ऐसा मत करना बिटिया, तेरी दादी सासू मैं तुझसे विनती करती हूँ, ऐसा मत कर। मेरा बदन सूज गया है, इसने बहुत मारा है मुझे पहले। मोहिनी शांत खड़ी होती है और वो अपने कदम आगे बढ़ाती है और लकड़ी को लेकर दामिनी को थमाती है। ये लो माँ जी, पीटो इस बुढ़िया को, कल मुही कहेगी। इसे तो हमारी नौकरानी बनना ही होगा। ड्रामे हैं बस ये सब इसके। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मुझे मत मारो, मैं काम करूँगी मैं सब। ये हुई ना बात। चल, मैदान में उतर और काम पे लग जा। लेकिन 1 मिनट, आज तेरे काम का शुभारंभ होगा।
हम दोनों सास बहू के पैरों की मालिश करके। एब्सोल्युटली। चल जाकर बाम उठा और हम दोनों के पैरों की मालिश कर। नालायक बुढ़िया। जानकी अपने कांपते हुए बेजान बूढ़े हाथों से मोहिनी और दामिनी के पैरों की मालिश करती है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई होती है। इस उम्र में उसके साथ इतना कुछ हो रहा होता है और वो उसके बारे में किसी को बता भी नहीं पाती। दोनों सास बहू दामिनी और मोहिनी शॉपिंग करने और पिक्चर देखने जाती हैं और बेचारी जानकी घर का सारा काम करती रहती। एक दिन अरविंद भूली हुई फाइल लेने घर आता है। तभी अपनी दादी को कपड़े धोते हुए देखकर वो हैरान रह जाता है। दादी, ये क्या? आप कपड़े धो रही हो? आपको तो कितना तेज बुखार है, उसके बावजूद भी आप काम कर रही हो। उठो उठो यहाँ से दादी। नहीं गोलू, मैं ठीक हूँ। बस पड़े पड़े बदन अकड़ गया था तो सोचा कुछ काम कर लूँ। उस दिन भी जानकी अपने पोते अरविंद को सच नहीं बताती। मोहिनी और दामिनी दोनों सास बहू मिलकर जानकी पर खूब अत्याचार करते रहते हैं और उसे बहुत तंग करते हैं। चलो बुढ़िया, आना कानी किए बिना छत की सफाई कर। मुझे आज छत पर एक वीडियो शूट करना है, एक नए ट्रेंडिंग गाने पर। क्या हुआ, सुनाई नहीं दिया क्या? बहरी हो गई है क्या बुढ़िया? चल जल्दी से मेरी जो बहू कह रही है वो कर दे। हमारा हुक्म हमेशा सर आंखों पर रखा कर, वरना तेरा सर और आंख दोनों मार मार कर लाल कर दूंगी। जानकी छत की सफाई करती है और सफाई करते करते ही तपती धूप में वो बेहोश हो जाती है। उठ तेरी माँ जी, ये बुढ़िया तो बेहोश हो गई। अब क्या जवाब देंगी आप अरविंद और पापा जी को? अरे टेंशन ना ले बहू, अरे बोल देंगे कि इसे खुद को ही चस्का लगा था छत पर डोलने का, इसलिए आ गई है और धूप बर्दाश्त नहीं हुई तो बेहोश हो गई। दिन ब दिन जानकी से काम नहीं हो पाता और वो बहुत बीमार पड़ने लगती है। इसलिए दामिनी सोचती है, इस बुढ़िया का होना अब मेरे किसी काम का नहीं। यहाँ पर रहकर तो ये और सर दर्द दे रही है, इसे तो अब मैं वृद्धाश्रम ही भेजूंगी। दामिनी अपने पति भूषण को भड़काती है और जैसे तैसे जानकी को वृद्धाश्रम भेज देती है। चलो आखिर एक बार के लिए बुढ़िया चली ही गई, उसे तो मैं प्रॉपर्टी की एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, सब कुछ छीन लूंगी। कुछ दिनों बाद भूषण की मृत्यु हो जाती है और दामिनी अब एक विधवा बन जाती है। और अब मोहिनी बहू अपने असली रंग दिखाना शुरू करती है और वो अरविंद को भड़काना शुरू करती है। अरविंद डियर, हम दोनों आगे चलकर बेबी प्लान करेंगे। हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर है। न जाने कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं हमारे कंधों पर। ऐसे में अगर माँ जी ने हमें प्रॉपर्टी का सिर्फ आधा हिस्सा दिया तो हम उस आधे हिस्से का क्या अचार डालेंगे? हाँ बेबी। बात तो तुम सही कह रही हो मोहिनी। रिश्तों में बाकी फैसले दिल से लिए जाते हैं, लेकिन जायदाद और कामकाज के फैसले ना दिमाग से लेने चाहिए। और वैसे भी आई डोंट थिंक ये प्रॉपर्टी एंड ऑल माँ जी के किसी काम की रही हैं। अभी उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जी ली है, अब हमें जीनी है ना बेबी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए मोहिनी? माँ के खर्चे वो खुद उठा सकती हैं, इतनी भी बुरी नहीं हुई है वो। हमें इतनी भी दया नहीं दिखानी चाहिए उन पर, हमें उन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अरे लेकिन मोहिनी, तुम्हें मेरी कसम अरविंद, अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे हमारी चिंता है बेबी, हमारे फ्यूचर की चिंता है, इसीलिए तो मैं ये सब कह रही हूँ और ये सब सोच रही हूँ। चालाक मोहिनी अरविंद को पूरी तरह इमोशनली ब्लैकमेल कर देती है और वो उसे उसकी माँ के खिलाफ भड़का देती है, जिसके कारण वो दामिनी को घर से बाहर निकालने के फैसले पर कुछ नहीं बोलता। अगले दिन मोहिनी बूढ़ी दामिनी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर धक्का मारकर निकाल देती है। मोहिनी बहू, तो मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रही है? अरविंद बेटा, बेटा देख देख तेरी बीवी कैसे मुझे घर से बाहर निकाल रही है। अरविंद बेटा कुछ बोल तो। अरविंद बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है। चल, अब तेरा किस्सा खत्म हो गया दामिनी। अब इस घर पर और इस खानदान की पूरी जायदाद पर सिर्फ मेरा हक होगा।
तू हार गई दामिनी और मैं जीत गई। इतना बड़ा धोखा। मोहिनी दामिनी का बैग घर के बाहर आंगन में फेंक देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। घर का दरवाज़ा बंद होते देख दामिनी का बदन कांपने लगता है। उसे वो सब याद आता है जो उसने जानकी के साथ किया था। तू भी सास बनेगी। जानकी की ये बात दामिनी के कानों में गूंजती है। दामिनी अब सड़कों पर दर दर भटकती है और उसके हाल बहुत बुरे होते हैं। अरे कमला, ये सारे कपड़े रख ले जाना आज जाते वक्त। अरे क्या बात है, काम वाले को नए नए कपड़े निकाल कर दे रही हो? पहनेंगे क्या? नए नहीं है, बस घिस गए हैं। अरे वो जो लाल वाला कुर्ता है वो तो तुम्हारा गर्मी स्पेशल है ना? था, है और रहेगा। इन सब में अंतर है ना बेबी। अब तो मैं आपको बेबी भी नहीं बोल सकती। बहू जो आ रही है तो ये सारी तैयारी बहू के आने की है। यार क्या मजाक है, दुनिया के लोगों की बहू आती है लेकिन कोई तुम्हारी तरह पागल नहीं होता। अरे क्यों दिखावा करना है, बहू ही तो है, कोई इंस्पेक्शन ऑफिसर तो नहीं है ना। तुम नहीं समझते हो। और ये जो वॉशरूम में तौलिया पहनकर बाहर निकल आते हो ना, वो भी बंद कर दो। कल को बहू आएगी, क्या सोचेगी वो? पति को समझ में नहीं आता कि बीवी को हो क्या क्या है। ये सास बनने की तैयारी कर रही है या किसी दिखावे की? अरे जैसे हो वैसे रहो ना, खुद को बदलने की क्या जरूरत है? कोई मामला 1-2 महीने का नहीं बल्कि पूरे जीवन का है। फाइनल ले देकर या जो बोले हो जाती है रविंद्र की शादी रिया से। तो जो सास सारा दिन घर में कंफर्टेबल कपड़े पहनकर घूमती है, वो अब सिल्क की साड़ी पहनकर खड़ी थी। अरे क्या बात है मालकिन, कहीं जा रही है क्या? बहुत जच रही है इस साड़ी में। ये वही वाली साड़ी है ना जो आपने भैया जी के हल्दी में पहनी थी? हाँ वही है ये, मैं हमेशा घर में ही तो पहनती हूँ। खैर तू काम कर अपना, बढ़िया ये साड़ी देखने वाली। नमस्ते माँ जी, सच में आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। मेरी माँ घर पर सिर्फ कुर्ती ही पहनती है, लेकिन साड़ी तो उसका अपना ही ग्रेस होता है। अब बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं तो साड़ी ही पहनती हूँ, वो भी चरक वाली। काम वाली भी पास खड़ी ये समझ रही होती है कि सारी झांकी नई बहू को दिखाने के लिए सजाई गई है। थोड़ी देर में पड़ोसन आ जाती है। अरे ओ कविता, कटोरी तो दे दो सारी। कविता बहू की तरफ देखती है। वो हम लोगों का परिवार काफी मिला जुला है तो। और तुम लोगों के घर भी ना कभी चीनी खत्म तो कभी चाय की पत्ती। अरे लेती हो तो ठीक है, लेकिन कटोरी तो वापस कर लिया करो। कितनी बार बोला है कि एक बार में राशन डलवा लिया करो, लेकिन नहीं, अब तो बहू आ गई है, वही ठीक करेगी इस घर का रंग ढंग। कविता को तो मानो ये सुनकर गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। अरे वाह, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरे घर का रंग ढंग बहुत फिल्मी स्टाइल का है। अरे मुंह ना खुलवा, अभी मैं कमला के हाथ से सारी कटोरियाँ भेज रही हूँ, निकल अब। सास दरवाजा बंद करती है तो पीछे बहू खड़ी होती है। सास को घूरती जैसे पूछ रही हो, सासू माँ आपके तो परिवार जैसे रिश्ते थे ना? अरे क्या बोलना इसका, थोड़ी उम्र हो गई है ना तो दिमाग खराब रहता है। अरे कई बार तो अपने पति को भी नहीं पहचानती। सास वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह बहू सोकर उठती है। माँ जी क्या खाना है आज नाश्ते में, क्या बनाया जाए? बेटा पहले नहा तो लो। क्या है ना, हम लोगों के घर का ये उसूल है, बिना नहाए किचन में नहीं घुसते। माफ करिएगा, आज छुट्टी थी तो सोचा, वरना तो ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर ही आती हूँ। कोई बात नहीं बहू, कोई बात नहीं, जाओ नहा लो। बहू नहा धोकर किचन में खाना बना रही होती है कि ससुर जी आ जाते हैं। क्या है कविता, सारे तौलिया गीले कर रखे हैं। कितनी बार बोला है कि तौलिया अलग कर लो, और आज अचानक से क्या हो गया जो सुबह सुबह नहा ली? वरना तो दिन के 2 बजे नहाने जाती हो। बहू के सामने ससुर के ये बोल सुनकर सास के तो मानो कान से आग निकलने लग जाती है। वो बात को संभालना चाहती है। 2 बजे नहाने की आदत है मेरी, लेकिन दूसरी बार, पहली बार तो मैं सूरज के निकलने से पहले ही नहा लेती हूँ। भूल गए क्या आप? ससुर जी फिर समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा वो कर गए या कह गए जो उन्हें नहीं करना था। कमरे में चलिए, जरा बात करनी है। बहू दोनों को देखकर मुस्कुराती है। हाय रे, ये साड़ी गर्मी के मारे मेरी सांस फूल रही है, दिखावे के चक्कर में। अरे अब तुम लोगों को साथ रहना है हमेशा। कैसा दिखावा, जैसे तुम्हारा घर है वैसे ही उसका घर है। अब कब नहाना है, क्या पहनना है, ये सब तो किसी की निजी पसंद होनी चाहिए ना। इसमें कौन से रूल रेगुलेशंस? सास होने का मतलब सिर्फ सिखाना ही नहीं, सीखना भी होता है। हाँ रहने दो, जा रही हूँ मैं। ये देखने की क्या बना रही है महारानी। सास किचन में जाती है जहाँ बहू को पसीने निकल रहे होते हैं। अरे बहू, ये सब्जी तो मैं ही अच्छी बनाती हूँ, तो जाकर कपड़े बदल ले, कोई ढीला सा कुर्ता डाल ले। बहू समझ जाती है कि सास को ये दिख गया है कि वो साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है। वो मुस्कुराकर चली जाती है।
माँ जी, आप भी साड़ी बदल लीजिए ना। अब क्या था, दोपहर के खाने में दोनों सास बहू सलवार सूट पहनकर बैठी थी। अगले दिन बेटे का जन्मदिन था। आज तो मैं सारा खाना अपने बेटे की पसंद का बनाऊंगी और रात में खाना खाने बाहर जाएंगे। तभी वहाँ बहू आ जाती है। अरे पति के जन्मदिन की बधाई हो। आपको भी माँ। क्या बन रहा है? आज तो घर महक रहा है। हर साल हम लोग रविंद्र के जन्मदिन में घर में दिन का और होटल में रात का खाना खाते हैं। तुम क्या स्पेशल कर रही हो? बहू सास की बात सुनकर मुंह लटकाकर अंदर चली जाती है। तुमने उससे उसका प्लान पूछा ही क्यों, जब तुमने ही सारा प्लान सेट कर रखा है? अरे अभी अभी शादी हुई है, जाना होगा कहीं रोमांटिक डिनर में। दिन भर रहो ना बेटे के साथ, रात में उन लोगों को जाने दो ना। अच्छा, शादी हो गई है तो क्या हो गया? मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। खाने की टेबल पर सब बैठे होते हैं तब। वाह वाह, मजा ही आ गया खाने में। और बताओ, रात में कहाँ चलना है सबको? हम लोगों को तो दिन का खाना ही खाना था तेरे साथ, रात के खाने में हम लोग नहीं आएंगे। तू और बहू चले जाना। बहू सास की बात सुनते ही खुश हो जाती है। जरूर सासू माँ। लेकिन हाँ, हम लोगों के लिए खाना ऑर्डर करने के बाद मैं नहीं बनाऊंगी रात का खाना। हाँ।